नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना संकट के बीच सजग और सतर्क होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो नेशनल मोमेंट से प्रश्न पूछे गए हैं उनको विस्तार से देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल मोमेंट से जुड़े जो भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में पिछले 28 वर्षों में, उस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है टारगेट विद नीतीश पर। और जो भी प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछे गए, उनको विस्तार से हम लोग हल करेंगे और प्रयास किया जाएगा कि एक प्रश्न के माध्यम से ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त हो सके, ताकि उस प्रश्न से जुड़ी अगर अन्य भी प्रश्न बनाए जाए बीपीएससी द्वारा तो आपको हल करने में कोई कठिनाई न हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है शिवनाथ शास्त्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था, यानी कि माली परिवार, माली जाति में पैदा हुए थे। इन्होंने जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, इस समाज के नेता एवं सदस्य निम्न जाति के लोग थे और सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सेवा करना एवं स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना था। फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन एवं गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया था। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। फूले समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया। उनके आंदोलन ने समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त कर दलितों की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि समाज में जो भी पुरोहित वर्ग है, जो भी पूजा पाठ कराने वाला वर्ग है, वह समाज का शोषक है। उनकी पत्नी सावित्रीबाई की सहायता मिलने पर पूना में एक बालिका स्कूल की स्थापना इनके द्वारा की गई और महाराष्ट्र के अनेक स्थानों पर विधवा पुनर्विवाह का कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया। ज्योतिबा फूले के बारे में अगर अन्य चीजें जानी जाए तो 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल भी खोला, यानी कि आश्रम खोला। फूले को जो सामाजिक सुधार उनके द्वारा किया गया, उनके कारण महात्मा की भी उपाधि दी जाती है। इन्होंने, इनके जो विचार हैं उसमें इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में दिया है और अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा जो पाखंडी उच्च जाति के वर्ग के लोग थे और हिंदू धर्म के अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया था अपने सत्यशोधक समाज के माध्यम से। तो प्रश्न है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है मैडम H.P. ब्लावेट्स्की, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम H.P. ब्लावेट्स्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काउट, विलियम क्वान जज एवं अन्य के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। तो
इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में केवल एक नाम मैडम एचपी ब्लावेट्स्की का है, जो एक रूसी महिला थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मैडम एचपी ब्लावेट्स्की। इसके अलावा अगर इस सोसाइटी के बारे में बात किया जाए तो इस सोसाइटी के जो संस्थापक थे, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के, उन्होंने 1882 ईस्वी में मद्रास के पास एक जगह है अड्यार, वहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनाया। यह जो मुख्यालय बना मद्रास के अड्यार में, यह आगे चलकर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस हो गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अगर प्रश्न उठता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था कि प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना, और धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था। इसी तरह के समाज सुधारक आंदोलन जो है राजा राममोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके की गई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम एचपी ब्लावेट्स्की, जो एक रूसी महिला थी। इनके द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इनके अलावा जो अन्य लोग थे जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका नाम था कर्नल अल्काउट, जो अमेरिकी सैनिक अधिकारी थे, विलियम क्वान जज थे, और जो लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है सरकार को लगान देना बंद कर देना, ऑप्शन बी है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन सी है सत्याग्रह की समाप्ति, और ऑप्शन डी है लगान का नगद में परिवर्तन। जो एका आंदोलन था वह 1921-22 में अवध, जो आधुनिक लखनऊ के नाम से जाना जाता है, वहां पे चलाया गया था। इसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। अवध के एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने किया था, जो पिछड़ी जाति से संबंधित थे। इस आंदोलन में जो केंद्र बनाए गए थे, इस आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था, उनके नाम इस प्रकार है। हरदोई जो है इसका केंद्र था, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। ये सभी जगह जो है उत्तर प्रदेश में आते हैं। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी जो हो रही थी, और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। तो अवध का एका आंदोलन एक किसान आंदोलन था, जो किसानों के मांगों से संबंधित था। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। इसके विरोध में जो है अवध का एका आंदोलन चल रहा था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि लगान जो दिया जा रहा है उसको नगद में परिवर्तन कर दिया जाए। मतलब कि लगान जो है अन्न के माध्यम से न दिया जाए, अन्न अनाज के माध्यम से न देकर नगद के रूप में पे करने की व्यवस्था की जाए। तो इस आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन करना भी था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा डी, लगान का नगद में परिवर्तन। अवध का एक आंदोलन कब हुआ था? 1921-22 में हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था। इसकी जो मुख्य केंद्र थे इस आंदोलन के, वह यूपी का हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। और यह आंदोलन जो है पूर्ण रूप से किसानों की मांगों पर निर्भर था। किसानों का जो शोषण हो रहा था ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसके खिलाफ यह आंदोलन किया जा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सी.आर. दास, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है भगत सिंह। आप जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार से था। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे।
वे सितंबर 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में शपथ लिए थे। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, जिनका निर्वाचन 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी। और इसके अलावा ये बिहार के जीरादेई, जो सीवान जिले में पड़ता है, वहां से संबंध रखते थे। संविधान जब लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। राजेंद्र प्रसाद जो थे वह किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। अगला प्रश्न, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी है हेनरी लॉरेंस से, और ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। आपको बता दें कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है, इसको घेरे की नीति भी कहा जाता है, रिंग ऑफ फेंस की नीति। इसको जो है वारेन हेस्टिंग्स एवं लॉर्ड वेल्जली ने चलाया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह जितने भी कंपनी के राज्य थे उनकी रक्षा करना था। उसके चारों ओर जो है बफर स्टेट की स्थापना की गई थी। बफर स्टेट का मतलब यह है कि मान लीजिए सपोज डेट बिहार है, तो बिहार के चौहद्दी में आने वाले जो राज्य हैं, मान लीजिए यूपी है, इस तरह करके जो है अन्य जो राज्य हैं, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, तो हम अगर पश्चिम बंगाल और यूपी और झारखंड के सीमाओं को सुरक्षा कर लें, तो उससे जो है कोई भी आक्रमण होगा तो सबसे पहले वहां आक्रमण होगा। तो अगर हम वहां पे इन राज्यों का बचाव कर लेते हैं तो हमारा राज्य जो है हमेशा बचा रहेगा। तो यही जो थी वह सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति थी, जिसे घेरे की नीति भी कहा जाता है। इसको वारेन हेस्टिंग्स ने और लॉर्ड वेल्जली ने चलाया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ए वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अधीनस्थ प्रार्थकय की नीति भी 1813 से 57 में चलाई गई थी। इस तरह की कई नीतियां जो हैं समय समय पर जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनके द्वारा चलाई जा रही थी, ताकि वो कंपनी द्वारा जो अधिकार क्षेत्र में कंपनी के जो राज्य आ गए हैं उनकी रक्षा की जा सके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोहरी शासन, जिसको द्वैध शासन के नाम से भी जाना जाता है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, इस युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन यानी कि दोहरी शासन की शुरुआत की थी। इसमें दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का काम और निजामत पुलिस प्रशासन का जो काम था, दोनों कंपनी के नियंत्रण में तो आ गए थे, लेकिन कंपनी ने जो है इसको जो है विभाजित कर दिया था। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि निजामत जो कार्य था वह बंगाल के सूबेदार के पास था, यानी कि जो भी प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे बंगाल में, बंगाली क्षेत्र में, वो बंगाल के सूबेदार द्वारा संपन्न किए जाएंगे। उसके लिए उत्तरदायी वह होगा कि उसको कैसे संपन्न करना है। और जो दीवानी कार्य होंगे यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार, वह कंपनी के अधिकार क्षेत्र में हो जाएंगे। तो एक राज्य के जो दो विभिन्न कार्य हैं, जैसे कि राजस्व वसूलना यानी दीवानी के कार्य और एक कार्य है निजामत का कार्य, ये दोनों अलग अलग जो है व्यक्ति के पास है। एक कंपनी के पास है और एक जो है वह बंगाल के सूबेदार के पास है। द्वैध शासन इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब पर है, जिसके साथ सूबेदार भी है, जबकि राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर है। तो यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो दोहरी शासन प्रणाली को जो समाप्त किया था
वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था जब वो भारत का बंगाल का गवर्नर बना 1773 ईस्वी में, तो उसने समाप्त कर दिया। लेकिन अगर प्रश्न यहाँ ये होता कि बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को शुरू किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होता रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन यहाँ समाप्त करने की बात हो रही है, तो समाप्त वारेन हेस्टिंग्स ने किया जब वो बंगाल का गवर्नर 1773 ईस्वी में बना। वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का गवर्नर 1773 से लेकर 1785 तक रहा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। ऑप्शन ए है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी है रघुजी भोसले, ऑप्शन सी है दौलत राव सिंधिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड वेल्जली जो था उसने सहायक संधि चलाया था। सहायक संधि क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सहायक संधि का इतिहास क्या है। तो सहायक संधि को शुरू करने वाला प्रथम यूरोपीय जो था वह डुप्ले था। इसने ही सर्वप्रथम अपनी सेना को जो है किराए के बदले राजाओं को दिया था। तो सहायक संधि को शुरू करने वाला भारत में किसे माना जाएगा? डुप्ले को, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम यूरोपीय कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार कराया भारतीय राजाओं को, तो उसका भी सही उत्तर होगा डुप्ले। तो लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि को समझने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर में सहायक संधि के माध्यम से होता क्या था। तो आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्र जो है राजाओं के कब्जे में था और कुछ क्षेत्र भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट कब्जे में था, ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्ट कब्जे में था। तो ब्रिटिश जो थे वो चाहते थे कि पूरे भारतीय क्षेत्र को कैसे कब्जे में लिया जाए, तो इसके लिए वो कई तरह के नियम अपनाते थे। उसी में एक था सहायक संधि। इस संधि के द्वारा ये होता था कि वे लोग जो है सेनाएं जो है किराए के बदले में राजाओं को दे देते थे। इससे ये हुआ कि राजा जो है वो निश्चिंत हो गए कि उनकी अब सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनके पास अब एक सैनिक है, केवल उनको खर्च देना होता था और वे भोग विलास का जीवन व्यतीत करने लगे। भोग विलास का जीवन व्यतीत करने के कारण राजपाट जो है वो अस्थिर होने लगा और जितने भी प्रशासनिक लोग थे वो अपना मनमानी करने लगे और लूट घसोट का दौर चालू हो गया। इसके कारण जो है जो सेना का खर्च देना होता था प्रतिवर्ष, उसका भार राज्य के उत्पादन कार्यों के पलट जाने के कारण सीधे किसानों पर चला गया और किसान जो है उनसे ज्यादा टैक्स वसूला जाने लगा। इसके कारण जो है किसान काफी क्रोधित हो गए और वो आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए, यानी कि विद्रोह राजा के खिलाफ वो करना शुरू कर दिए। इससे अंग्रेजों को जो है एक मौका मिला। उन्होंने जो है राजा को बर्खास्त कर दिया और कहा कि आप जो है इन लोगों का ख्याल नहीं रख सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि इनका ख्याल रखा जाए और वह एकमात्र जो है ब्रिटिश लोग ही कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सहायक संधि के माध्यम से जो है ब्रिटिश कैसे जो है भारतीय राज्यों को अपने कब्जे में ले रहे थे। तो यहाँ प्रश्न था कि लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो प्रथम मराठा जो था पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जिसने लॉर्ड वेल्जली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है 1858 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1876 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1877 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1885 ईस्वी में। जो महारानी विक्टोरिया थी उनको 1877 ईस्वी में भारत की समाग्री घोषित किया गया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1877 ईस्वी में। आपको बता दें कि ब्रिटिश संसद द्वारा एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया गया था, जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को
दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन किया था, एक भव्य दरबार का आयोजन किया जिसमें इस उपाधि की घोषणा की गई थी। इसी समय दक्कन में भीषण अकाल 1877 में पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए, लेकिन उस समय जिन भारतीयों की मृत्यु हो रही थी भूख के कारण, उनके लिए कुछ नहीं की। आरजी प्रधान इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा है कि इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। और कलकत्ता की एक पत्रिका थी उस समय जिसने इसकी तुलना उस घटना से की थी जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। तो प्रश्न था कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री किसने नियुक्त किया, कब नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए था 1858 और लेकिन इसका सही उत्तर होगा 1877 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी है केटी तेलंग, ऑप्शन सी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयबजी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। 1885 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा की गई थी। इसका जो उद्देश्य था मुख्य इस संगठन का, वो लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। तो प्रश्न है, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसमें 3 ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं जो जिनके नाम दिए गए हैं, उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें है शामिल फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ई सही होगा, इनमें से एक से अधिक। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ई होगा, इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न, भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है एओ हुम और ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। इसके कारण इसको कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन भी कहा जाता है। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में, उस समय यह पूरे भारत स्तर पर यानी कि अखिल भारतीय स्तर पर भारत का सबसे महत्वपूर्ण संगठन था और इसे कांग्रेस से पूर्व, ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ये पूरे भारत स्तर पर ऑल इंडिया लेवल पर सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के पूर्व यानी कि 1885 से पूर्व भारत में ऑल इंडिया लेवल का कौन सा संगठन था, तो आप कहेंगे इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा आनंद मोहन बोस के सहयोग से। कब हुई थी? 26 जुलाई 1876 को। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की थी तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवाद जो हुए थे 1882 ईस्वी में, उसके बारे में भी आंदोलन चलाया था। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ऑप्शन ए है 1874 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1877 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1892 ईस्वी में और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। सुरेंद्रनाथ बनर्जी
द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट, जो वर्तमान में बांग्लादेश में आता है, वहां के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटा दिया गया था। तो प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1874 ईस्वी। इनकी नियुक्ति प्रथम कहाँ हुई थी? बांग्लादेश के सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। जबकि कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं, लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो राजा राम मोहन राय को मानते हैं। तो प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है 1880 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1881 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1882 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1883 ईस्वी में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 के ऑप्शन में 1884 नहीं दिया गया है, और आप ये भी जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा जो भी बीपीएससी की परीक्षाएं ली जाती हैं, प्रारंभिक परीक्षा प्री, उसमें हर साल 10 से 12 प्रश्न गलत सेट किए जाते हैं। तो बीपीएससी की यह आदत बन चुकी है, तो इसलिए गलत होना, प्रश्नों का गलत होना स्वाभाविक है। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू के द्वारा हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कोई भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि 1884 ऑप्शन नहीं दिया गया है जिस समय मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी है 62, ऑप्शन सी है 72 और ऑप्शन डी है 82। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वह सर्वप्रथम पूना में होना था, लेकिन वह बंबई में हुआ। बंबई के कहा हुआ? 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक हुआ था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी उसको डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी और इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ हुम थे, जो 1885 में इसकी स्थापना किए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसके द्वारा? एओ हुम के द्वारा, जो एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कहाँ हुआ था? तो यह बैठक जो है बंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में, वह पहले कहाँ निर्धारित हुआ था? तो पहले जो है पूना में निर्धारित किया गया था, लेकिन वहां फ्लैग फैल जाने के कारण इसका जो जगह था वो बदल कर बंबई कर दिया गया।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से जो राष्ट्रीय आंदोलन है या आधुनिक भारत का इतिहास है उसकी समझ अच्छी हुई होगी। और आने वाले समय में किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।